शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। महादेव जी की भूमि नेपाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त विशु 247 आप सभी को लेकर आ चुका हूँ श्री पशुपतिनाथ महादेव जी की दर्शन कराने के लिए। तो बस आप सभी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। आप सबसे सारी जानकारी साझा की जाएगी कि अगर आप भारत से नेपाल आ रहे हैं जी श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो बस वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर के उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। नेपाल के एक धर्मवीर पेक्ष राष्ट्र बनने से पहले ये मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था। ये मंदिर यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है। पशुपतिनाथ में आस्था रखने वालों को मंदिर परिसर में एंट्री करने की अनुमति है और गैर हिंदू को इसे बाहर से ही बागमती नदी के दूसरे किनारे देखने की अनुमति है। ये मंदिर नेपाल में भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। मैंने अपना सफर मुंबई से शुरू किया। मुंबई से मैंने सफर क्रांति एक्सप्रेस पकड़कर पहुंचा दिल्ली। फिर मेरी ट्रेन थी दिल्ली से गोरखपुर के लिए। आप चाहिए तो मुंबई से डायरेक्ट गोरखपुर के लिए ट्रेन कर सकते हो। मैंने इसलिए दिल्ली से होते हुए गोरखपुर जाना चुना क्योंकि समर सीजन होते हुए डायरेक्ट ट्रेन की टिकट नहीं मिल रहा था। सो गाइस, अभी मैं हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। आपको ये दिखता रहेगा बोर्ड। सो बेसिकली मैं आपको रूट बता देता हूँ, मैं नेपाल जा कैसे रहा हूँ। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी बांद्रा टर्मिनस से। बांद्रा टर्मिनस से मैं हज़रत निज़ामुद्दीन आया आज मॉर्निंग में। हज़रत निज़ामुद्दीन से फिर मैंने मेट्रो पकड़ के आनंद विहार रेलवे स्टेशन आया। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से ये पूर्बिया एक्सप्रेस है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ये इसका यहाँ से निकलने का टाइम है शाम 5:10 और अभी बज रहे हैं 4:10। तो 1 घंटे है वैसे भी ये ट्रेन निकलने को। सो आगे का जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गो एंड सी पीपल। पशुपतिनाथ जाने के लिए आप सोनौली बॉर्डर आ सकते हो जो कि उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ की रक्सौल बॉर्डर जो कि बिहार में है। सोनौली बॉर्डर पार करने के लिए सबसे पहले आपको गोरखपुर आना होगा। यहाँ से आप बस या शेयर टैक्सी लेकर 3 घंटे में सोनौली बॉर्डर पहुँच सकते हैं। या फिर आप थोड़ा बजट फ्रेंडली ट्रेवल कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप गोरखपुर स्टेशन पहुँच के नौतनवा रेलवे स्टेशन जाने का टिकट ले ले। नौतनवा रेलवे स्टेशन आप ट्रेन की मदद से 2 घंटे में पहुँच सकते हो। नौतनवा रेलवे स्टेशन से सोनौली बॉर्डर की दूरी है 5 किलोमीटर की। जैसे ही आप नौतनवा रेलवे स्टेशन से बाहर आते हो, आपको सोनौली बॉर्डर जाने के लिए ई रिक्शा मिल जाएगी जो आपको 30 रुपए चार्ज करके आधे घंटे में बॉर्डर छोड़ देगी। और अगर आप रक्सौल बॉर्डर से जाने का सोच रहे हो जो कि बिहार में है, तो रक्सौल बॉर्डर जाने के लिए यहाँ भी भारतीय रेल द्वारा बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हो। और यहाँ से भी आप बस या फिर शेयर टैक्सी लेकर बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में आ सकते हो। मैंने गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर पार करना उचित समझा। आप चाहिए तो दिल्ली से काठमांडू की फ्लाइट लेकर भी जा सकते हैं, जिसमें आपका एक तरफ का खर्चा 7 से 8 हजार तक आ सकता है। मैंने गोरखपुर से नौतनवा जाने के लिए ट्रेन लिया। ट्रेन का टिकट प्राइस 50 रुपीज था। फिर मैंने ई रिक्शा पकड़कर सोनौली बॉर्डर पार किया। एंड अगर आप गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर बस या टैक्सी से जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको गोरखपुर रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही आपको ये महाराणा प्रताप जी का चौक दिखेगा। यहाँ से आपको बसेस एंड टैक्सी मिल जाएगी जो कि आपको सोनौली बॉर्डर ड्रॉप कर देंगे। बस का चार्ज होता है 150 रुपीज पर पर्सन और टैक्सी का 400 से 500 में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, फाइनली एंटर्ड इन नेपाल और सबसे पहला काम है कि करेंसी एक्सचेंज करवाना एंड दूसरा नेपाली सिम लेना और फिर बस लेकर काठमांडू की तरफ निकलते हैं। तो गाइस, फाइनली वी आर इन नेपाल। हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। अभी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद 2 काम बाकी है। पहले तो सिम कार्ड लेना है क्योंकि इंडिया का सिम कार्ड नेपाल में वर्क नहीं करता है। एंड दूसरा करेंसी एक्सचेंज करनी है। इंडिया का 1000, यहाँ का 1600 रुपये है। तो अभी देखते हैं, अपना भी करेंसी एक्सचेंज कराते और सिम कार्ड लेते, फिर आगे का मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में।
सोनाली बॉर्डर पर आपको बहुत सारे ऐसे मनी एक्सचेंज सेंटर देखने मिल जाएंगे जहां पर आप अपना इंडियन रुपीस देकर नेपाली करेंसी ले सकते हो। नेपाल में इंडिया करेंसी का वैल्यू है एक्स्ट्रा 0.6। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। समझो अगर आपके पास इंडियन रुपीस 1000 है तो नेपाल में आपको मिलेगा 1600। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नेपाली सिम के बारे में। यहाँ आपकी इंडियन सिम नहीं चलेंगे, आपको नेपाल का सिम लेना पड़ेगा। यहाँ सिम में 2 कंपनी अच्छी है, एक तो एनटीसी और दूसरी एनसेल। यहाँ पर सिम आपको 300 से 500 नेपाली करेंसी में मिल जाएगी, जिनकी वैलिडिटी 1 हफ्ते की होती है। उसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड डाटा मिलता है। और दोस्तों बस की बात करूँ तो सोनाली बॉर्डर से सुबह और दोपहर में काठमांडू जाने के लिए बसेस नहीं मिलेगी। ज्यादातर बसेस शाम के 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ही चलती है। आप कोशिश करें कि आप सोनाली बॉर्डर दोपहर तक पहुंच जाए और यहाँ पर आप बस बुक करके सिम लेके और करेंसी एक्सचेंज करवा के अपने बस की रवाना होने का इंतजार करें। ऑर्डिनरी और डीलक्स बस का दोनों का किराया आपको सेम बताया जाएगा, लेकिन आप 1200 देकर डीलक्स बस का ही चयन करें। सो दोस्तों फाइनली मेरी बस चल पड़ी शाम के 7 बजे। सोनाली से काठमांडू का ये सफर 12 से 13 घंटे का होता है, जिसका शुल्क आपको 1200 नेपाली रुपए देना होता है। और लगभग सुबह के 6:30 बजे तक मैं पहुंचता हूँ काठमांडू के बस स्टैंड पर। और यहाँ से अब मैं मंदिर की तरफ मूव करूँगा। तो गाइस मैं उतर गया काठमांडू के बस पार्क। अभी बजे कुछ 6। अभी यहाँ से लोकल बस पकड़कर गौशाला जाना है, जहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। और काठमांडू में स्टे के लिए 2 बेस्ट ऑप्शन है, एक तो है थामेल एंड सेकंड वन है गौशाला। मैं प्रेफर करूँगा आपको अगर सिर्फ दर्शन के लिए आए हो तो बेस्ट जगह है गौशाला, क्योंकि वो मंदिर के बहुत पास में ही है। और थामेल इसके लिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है। वहाँ की क्लब्स वगैरह के लिए अगर आप जा रहे हो और थोड़ा पॉश एरिया देखना चाहते हो काठमांडू साइड का, तो वो काफ़ी बेस्ट एरिया है। सो अभी हम चलते बस पकड़ते और जाते गौशाला, फिर आगे का होता है क्या मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो लेट्स गो एंड सी पीपल। और गाइस मैंने नेपाल की 2-3 चीज़ नोटिस की है। यहाँ पे फटा हुआ नोट कोई भी ले लेता है, टेप वगैरह लगा के देते हैं तो ले लेता है, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर कोई किसी को दुकानदार ने अगर किसी कस्टमर को फटा हुआ नोट दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, यहाँ पे ले लेता है। और यहाँ की करेंसी लो होने के कारण आप ऐसा मत समझो कि यहाँ पे सब चीज़ें सस्ती, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उल्टा है। बाकी सब क्रिएटर जो बता रहे कि नेपाल इज़ चीप, मैं बोलूँगा नेपाल नहीं चीप है, क्योंकि आपको जो इंडिया में 10 रुपये में मिल रहा है यहाँ पे वो आपको 16 रुपये में मिलेगा। आपको उतना ही पे करना है इंडिया में जितना पे करते हो। तो यार आप ऐसा समझोगे कि अगर मैं 5,000 का जो 7 से 8,000 बनेगा तो उसमें मेरे को ज़्यादा कुछ चीज़ मिलेगी। गाइस यहाँ पे कुछ नहीं। अपने इंडिया में तो पाउच वाला सिस्टम भी है कि 1 रुपये 2 रुपये वाली पाउच भी मिल जाती है, यहाँ पे वो आपको बड़ा हिस्सा ही डब्बा खरीदना पड़ता है। बस पार्क से मैंने ये लोकल बस ले ली है जो कि मुझे गौशाला चौमिया उतारेगी। और गौशाला चौक से वॉकिंग डिस्टेंस है पशुपतिनाथ मंदिर का। अगर आप लोकल बस नहीं लेकर जाना चाहते तो आप यहाँ पर नेपाल में एंटर करते ही एक पथाओ ऐप है, वो कर सकते हो। ऐप आपको लोकल यहाँ पर टैक्सी वगैरह बाइक्स वगैरह के लिए हेल्प करती है। जैसे हमारे इंडिया में ओला उबेर चलता है तो यहाँ पर ये पथाओ चलता है। अगर आप चाहिए तो ट्रैवलिंग के लिए पथाओ भी यूज़ कर सकते हो। काठमांडू पहुंचकर लोग रहने के लिए 2 जगह का प्रेफरेंस देते हैं। नंबर 1 थामेल, जो अपने बढ़िया होटल, क्लब्स और पार्टीज के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और नंबर 2 गौशाला, जहां पर आप पशुपतिनाथ जी के पवित्र मंदिर स्थापित है। जो लोग घर से केवल दर्शनों की अभिलाषा लेकर निकल रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो सीधा गौशाला आ जाए। मैं भी शिव पशुपतिनाथ के दर्शन की अभिलाषा लिए काठमांडू पहुंचा था, तो मैंने गौशाला की तरफ जाना उचित समझा। गौशाला चौक पर आपको बहुत से अच्छे होटल मिल जाएंगे और आप यहां से मंदिर की तरफ पैदल चलकर भी पहुंच सकते हो। और अगर आप चाहे तो यहां पर धर्मशाला में भी रुक सकते हो, बट धर्मशाला में सारे रूम फुल हो जाने के कारण मुझे यहाँ रूम नहीं मिलता है। बट मैंने जैसा बताया था यहाँ बहुत सारे होटल्स है, तो मंदिर के मेन एंट्रेंस के सामने एक होटल में मुझे एक रूम मिल गया, जिसका शुल्क मुझे 800 रुपया नेपाली पड़ा। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी नहाए धोए निकल गया मंदिर की तरफ। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल काठमांडू। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं आज मॉर्निंग में यहाँ पहुँच चुका था और रूम वगैरह लेके फ्रेशन अप हुआ
और नहा धो के अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर प्रांगण की तरफ पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने। और काठमांडू में आपको स्टे का बता दूँ तो एक फर्स्ट है थामिल एंड सेकेंड है गौशाला और उसके साइड के एरिया। गौशाला की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको 800 से 900 रुपये में नेपाली रुपीज़ में आपको अटैच बाथरूम के साथ रूम्स मिल जाएंगे। और थामिल की बात करूँ तो थामिल यहाँ का सबसे पॉश एरिया है, तो वहाँ पे थोड़ा रेट आपको हाई मिलेंगे। तो भी चलते मंदिर प्रांगण की तरफ और दर्शन करते हैं। मंदिर पहुंचने से पहले आपको बहुत बड़ी मार्केट देखने को मिलती है, जहां से आप प्रसाद, फूल इत्यादि लेकर मंदिर प्रांगण में अर्पित करने के लिए ले सकते हो। मंदिर के तरफ बढ़ते समय आपको निःशुल्क जूता व चप्पल स्टैंड पर अपने जूते चप्पल सबमिट करवा के मंदिर की तरफ बढ़े। मंदिर प्रांगण का जो प्रथम द्वार है वह दिखाई देते हुए हर हर महादेव। इसी बात पर कमेंट सेक्शन में भी हर हर महादेव जरूर लिखे। मंदिर के बाहर तो काफी ज्यादा संख्या प्रतीत हो रही है। चलो चलते हैं दोस्तों, पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके आते हैं और सारी इम्पोर्टेंट चीजें बताते हैं इस बहुत ही अद्भुत मंदिर के बारे में। अगर आप दरवाजे से अंदर देख पा रहे होंगे तो आपको नंदी जी के दर्शन हो रहे हैं और नंदी जी के बिल्कुल सामने विराजे हैं हमारे भगवान शिव। अंदर तो कैमरा, मोबाइल वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो शूट नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। अब मैं बताता हूँ इस मंदिर के बारे में। पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुदेश ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। मूल मंदिर को मुगलों द्वारा काफी बार नष्ट किया गया है। भगवान शिव एक बार वाराणसी के अन्य देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे मृग स्थली चले गए, जो बागमती नदी के दूसरे किनारे जंगल में है। भगवान शिव वहाँ पर चिंकारे का रूप धारण करके निद्रा में चले गए। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सिंग 4 टुकड़ों में टूट गया और इसी के बाद भगवान पशुपतिनाथ चतुर्मुखी लिंग रूप में प्रकट हुए। मंदिर में स्थापित शिवलिंग 4 मुखों वाला है, जिसे चतुर्मुखी शिवलिंग कहा जाता है। यह शिव जी का 4 अलग अलग स्वरूपों को दर्शाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में केवल हिंदू धर्मों के अनुयायियों को प्रवेश करने की अनुमति है। अन्य धर्मों के लोगों को मंदिर परिसर के बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। भगवान पशुपतिनाथ का ये मंदिर पगोड़ा शैली में बनाया है, जिसका छत लकड़ी से निर्मित है और सोने से मड़ी है। मंदिर के दरवाजे चांदी से सजाए हैं। मंदिर के पास बागमती नदी के घाटों पर अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष प्राप्त होती है। 1989 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ऐसा माना जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे शिव का सभी रूपों का मिलन स्थल माना जाता है। मंदिर में आप मोबाइल फोन लेकर जा सकते हो, लेकिन फोटो या वीडियो लेना सख्त मना है। अगर आपको फोटो या वीडियो बनाते पकड़ लिया जाता है तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। मंदिर के गर्भगृह के आसपास 4 द्वार है। दोपहर के लगभग 12 बजे ये 4 द्वार खोल दिए जाते हैं ताकि श्रद्धालु शिवलिंग में बने भगवान पशुपतिनाथ जी के 4 मुखी का दर्शन कर सके। पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात आप मंदिरों में बने अन्य छोटे बड़े मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के बाएं तरफ आपको भगवान वासुकी नाग जी के दर्शन करने मिलेंगे और मंदिर के दाएं तरफ आपको भैरवनाथ जी के दर्शन मिलेंगे। भगवान शिव के बाद इनका दर्शन करना भी अनिवार्य माना जाता है। सुबह दर्शन काफी अच्छा हुआ। मैं ऐसे टाइम पे गया था कि मुझे 4 मुख देखने मिला। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। 4 मुख मतलब शिव जी के 4 मुख है इसमें, और अगर दूसरे टाइम पे जाते हैं तो आपको एक ही मुख देखने मिलता है। लेकिन 11:30 से 2 बजे का टाइम ऐसा है जिसमें अगर आप जाओगे तो आपको 4 मुख देखने मिलेगा, क्योंकि भीड़ होने के कारण 2 बजे मंदिर बंद होता है। तो वो इसके लिए 4 मुख के दरवाजे खोल देते हैं, जिससे 4 मुख के दर्शन होते हैं। तो काफ़ी अच्छा था दर्शन मेरा। 2 घंटे समय गए क्योंकि रश आज ज़्यादा थी बाकी दिन के मुकाबले। तो भी चलते और थोड़ा और एक्सप्लोर करते और क्या है क्या नहीं। So let's go and see people। तो अगर आप कोई स्पेशल पूजा वगैरह करवाना चाहते हैं तो मंदिर के सामने ही आपको यहाँ प्रांगण दिखता है, जहाँ पर आप पूजा अर्चना भी करवा सकते हैं और उसके पश्चात मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन हेतु प्रस्थान कर सकते हैं। मंदिर के अंदर फोन अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को मंदिर का शिखर दर्शन बाहर से ही करवाता हूँ। ये आप शिखर दर्शन कर सकते हैं जी। पशुपतिनाथ मंदिर के कहते हैं शिखर दर्शनम पाप नाशनम। बस इसी के साथ
आप भी शिखर दर्शन कीजिए घर बैठे ही, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जय घोष जरूर कीजिए। मंदिर के दर्शनों के बाद अब समय है शक्तिपीठ दर्शन करने का। माँ के शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ काठमांडू में विद्यमान है, जिसका नाम गुहेश्वर शक्तिपीठ है। पशुपतिनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये माँ का ये मंदिर, जो कि अति प्राचीन है। आप यहाँ तक चाहिए तो पैदल भी आ सकते हैं, या फिर आप यहाँ तक आने के लिए टैक्सी भी कर सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शनों के पश्चात मैंने यहाँ पर पैदल जाने का निर्णय किया और लगभग 15 से 20 मिनट में मैं यहाँ पर पहुँच गया। माँ का ये मंदिर बागमती मंदिर के किनारे स्थित है। यहाँ माता सती के शरीर का पिछला भाग गिरा था, इस कारण इसे 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। मंदिर के गर्भगृह सोने और चांदी से बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में तस्वीरें लेने मना है। और दोस्तों, नेपाल में आपको रुद्राक्ष बहुत ही सस्ते शुल्क में मिल जाएंगे। 1 2 3 ऐसा जो नेपाल में आता है रुद्राक्ष का। इसमें 7 मुखी है लक्ष्मी का, 8 मुखी गणेश जी का, 9 मुखी दुर्गा का, 10 मुखी है विष्णु का, रुद्र शिव जी का, सूर्य का 12 मुखी, और एक कुबेर का है, 14 मुखी हनुमान जी का है। एक गौरी शंकर मैरिज के लिए अच्छा रहता है, ऐसा होता है। गणेश जी, और ये नेपाल का 1 मुखी वो नहीं मिलता है, पर उसके लिए 1 मुखी सवार आता है, वो पहन सकते हैं। थोड़ा जॉइंट रहता है वैसा? हाँ, जॉइंट रहता है, ओरिजिनल जॉइंट है, नहीं कि। और ये खाली नेपाल में मिलता है? हाँ, नेपाल में मिलता है। थैंक यू सो मच। मैंने शॉप से कुछ शॉपिंग किया, 2 रुद्राक्ष लिए, 3-4 हाथ के माले लिए, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिले। रुद्राक्ष तो यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल प्राइस में 10 रुपये नेपाली, तो आप सोच सकते हो कितना कॉमन है यहाँ के लिए 5 मुखी। और बाकी 7 मुखी वगैरह है 500 नेपाली रुपये, लेकिन अगर 5 मुखी वगैरह देखो जाएगी ओरिजिनल, ना हम इंडिया में नहीं मिलता ओरिजिनल वहाँ का, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है। सो गाइस, शाम के 4 बज रहे और मैं आज रात के बस से रिटर्न हो रहा हूँ इंडिया के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लास्ट टाइम फिर से पशुपतिनाथ जी के दर्शन करें और फिर वहाँ से रवानगी के लिए निकले। तो अभी चलते हैं, एक और बार दर्शन करते और फिर जाते घर के लिए। सो अभी जाते हैं शूज़ स्टैंड में, फटाफट चप्पल वगैरह देते, शूज़ देते, फिर जाते दर्शन के लिए। एक बार फिर से आप भी दर्शन कर लीजिए पशुपतिनाथ जी के। काफ़ी रश था अभी तो, कुछ मॉर्निंग के मुकाबले में अभी कुछ भी रश नहीं है गाइस। सो गाइस, दूसरी बार भी तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और मैं फॉरेनर लोग का बता दूं, फॉरेनर लोग को मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, और मंदिर को अगर कॉरिडोर में भी आपको घूमना है, फॉरेनर वाले लोग को भी 1000 की टिकट लेनी पड़ती है उनके लिए। और मंदिर के गर्भगृह में जाना तो प्रवेश करना बिल्कुल ही मना है। किधर गया? हाय हाय हाय, देख रहा है कैसा छीनेगा क्या भाई तू? बहुत बंदर है यहाँ पे। पशुओं के पास ही तो रहते हैं पशुपतिनाथ। तो बोलो हर हर महादेव। It's time to end this video. I hope you guys enjoyed this video. Till next, subscribe my YouTube channel. I'll see you in the next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय। हाँ थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी, 3 बटन से बाहर छाती शाइन।